हटाओ इस साले बुड्ढे को। ड्राइवर, चलाओ मशीन। साल 1995। गांव अंधियारा। यहाँ की हवाओं में धूल थी और लोगों की तकदीर में सन्नाटा। गांव के लोग शिक्षा को समय की बर्बादी मानते थे। उनके लिए हाथ की कुदाल दिमाग की किताब से बड़ी थी। पर उस गांव के पुराने झुर्रियों वाले बरगद के नीचे एक शख्स हर सुबह अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर आता था, जिसका नाम माधव सर था। उनकी कमीज के कॉलर घिस चुके थे, पर उनकी आंखों की चमक किसी हीरे से कम नहीं थी। धूल की परतें गहरी हैं, पर नीचे दबे हीरे अभी मरे नहीं हैं। बस एक जौहरी की तलाश है। तभी एक 7 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया। वो छोटू था। मास्टर जी, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। आज खेत में बड़े साहब आए हैं। वो कह रहे थे कि जो जितना पसीना बहाएगा उतना पैसा कमाएगा। पढ़ाई से तो बस आंखें खराब होती हैं। छोटू, पसीना तो गधा भी बहाता है, पर राजा वही बनता है जो दिमाग चलाता है। आज हम किताब नहीं, आसमान पढ़ेंगे। चलो अंदर बैठो। स्कूल क्या था, बस 3 दीवारें थी। चौथी दीवार गिर चुकी थी और छत के नाम पर कुछ खपरेल थे जो बारिश में टपकने लगते थे। एक दिन भारी बारिश हुई। बच्चों की फटी हुई कॉपियां भीगने लगी। रिया, जो कक्षा की सबसे शांत लड़की थी, रोने लगी। सर, मेरी माँ ने पेट काट कर ये कॉपी दिलाई थी। अगर ये भीग गई तो मेरे शब्द बह जाएंगे। पगली, स्याही बह सकती है, लेकिन जो दिमाग में छप गया उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं मिटा सकता। देखो इस बारिश को, ये हमें डरा नहीं रही, ये हमें सिखा रही है कि रास्ता बनाना ही पड़ता है। माधव सर खुद भीगते रहे, पर उस दिन उन्होंने भूगोल पढ़ाया। उन्होंने बोर्ड पर अपनी एक नक्शा बनाया और बच्चों को बताया कि उनके गांव के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहां उनकी कद्र होगी। गांव के प्रधान और एक शहर की शराब व्यापारी ने स्कूल की जमीन हड़पने की साजिश रची। उनका तर्क था कि स्कूल से पैसा नहीं मिलता, शराब से मिलता है। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने गांव की शांति तोड़ दी। माधव, हटाओ इन बच्चों को। यहाँ कल से चिमनी का धुआं उड़ेगा। ये बच्चे भी वही मजदूरी करेंगे। प्रधान जी, धुआं फेफड़े जलाता है और शिक्षा दिमाग रोशन करती है। आप दीवारें गिरा सकते हैं, पर इन बच्चों के भीतर जो बीज मैंने बोया है उसे कैसे मिटाएंगे? हटाओ इस साले बुड्ढे को। ड्राइवर, चलाओ मशीन। ड्राइवर ने जैसे ही मशीन बढ़ाई, कुछ छोटे छोटे बच्चे बुलडोजर के सामने लेट गए। उनके हाथों में किताबें थीं। ये कोई आंदोलन नहीं था, ये सपनों की जंग थी। बुलडोजर का इंजन गरज रहा था, धूल उड़ रही थी, सौदागर चिल्ला रहा था, लेकिन बच्चे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। तभी दूर से एक नीली बत्ती वाली सरकारी कार आती दिखी। भीड़ छंट गई। कार से एक लंबा रौबीला आदमी उतरा। वो जिले का नया कलेक्टर अविनाश था। साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, ये पागल मास्टर बच्चों की जान जोखिम में डाल रहा है, विकास के काम में रोड़ा अटका रहा है। कलेक्टर अविनाश खामोश रहे। उनकी नजरें उन बच्चों पर गईं जो अपनी फटी किताबों को सीने से लगाए खड़े थे। फिर उनकी नजर माधव सर पर पड़ी। अचानक कलेक्टर की आंखों में सख्ती गायब हो गई और उनमें आंसू चमकने लगे। क्या मुझे पहचाना सर? मैं वही अविनाश हूँ जो 20 साल पहले आपके फटे हुए कुर्ते की जेब से बिस्किट चुराकर खाता था। पूरा मैदान सन्न रह गया। कलेक्टर ने आगे बढ़कर माधव सर के धूल भरे पैरों को छू लिया। प्रधान और सौदागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुन लो सब, जिस स्कूल को तुम खंडहर कह रहे हो, इसी ने मुझे कलेक्टर बनाया है। आज से ये स्कूल नहीं टूटेगा। यहाँ एक सरकारी कॉलेज बनेगा जिसका नाम होगा माधव ज्ञान केंद्र। वक्त बीतता गया। स्कूल अब पक्का हो चुका था,
पर गांव की सोच अभी भी कच्ची थी। रिया अब 16 साल की हो चुकी थी। वो पढ़ाई में इतनी तेज थी कि माधव सर भी कभी-कभी उसके सवालों पर सोच में पड़ जाते। पर एक दिन रिया स्कूल नहीं आई। रिया कहाँ है? छोटू, क्या तुम्हें पता है? मास्टर जी, रिया के बापू ने उसकी शादी पक्की कर दी है। कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर क्या चूल्हा नहीं फूकना। माधव सर उस रात रिया के घर पहुंचे। घर के बाहर शादी की तैयारियां चल रही थी। मास्टर जी, आप शिक्षक हैं, पराया हक मत जताइए। मेरी बेटी है, मैं जो चाहूं वो करूं। पैसे नहीं है मेरे पास उसे और पढ़ाने के। पैसे नहीं हैं तो मेरी पेंशन ले लो, पर इस लड़की का गला मत घोटो। अगर ये जिला टॉप नहीं करेगी तो मैं आज के बाद गांव छोड़ दूंगा। गांव में शर्त लग गई। रिया ने पढ़ना शुरू किया। घर में बिजली नहीं थी तो वो रात भर सरकारी कार्यालय के बाहर जलने वाली लाइट के उजाले में पढ़ती। माधव सर रोज रात को उसके लिए गर्म चाय और नोट्स लेकर जाते। सर, अगर मैं फेल हो गई तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेटी, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रही हो, तुम इस गांव की हर उस लड़की के लिए पढ़ रही हो जिसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया है। तुम्हारी जीत उनकी आजादी है। परीक्षा का दिन आया। रिया परीक्षा देने गई। फिर 2 महीने बाद रेडियो पर समाचार आया। पूरे राज्य में लड़कियों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंधियारा गांव की रिया कुमारी ने। गांव में जश्न का माहौल था, पर माधव सर कहीं नहीं दिख रहे थे। वे दूर एक कोने में बैठकर चुपचाप रो रहे थे, क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो गई थी। साल बीतते गए। अंधियारा गांव अब उजाला नगर बन चुका था। जहां कभी कीचड़ था, वहां अब पक्की सड़कें थीं। रिया अब शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी और छोटू एक प्रसिद्ध लेखक। लेकिन वक्त ने माधव सर से उनकी जवानी और सेहत छीन ली थी। अब वे बरगद के नीचे नहीं बैठ पाते थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। सर, आपने पूरी उम्र हमें रोशनी दी। अब आराम कीजिए। देखिए, आपकी मेहनत आज पूरे गांव के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमक रही है। आराम तो कब्र में होगा छोटू। मुझे बस डर है कि कहीं मेरे जाने के बाद ये बच्चे किताबों से नाता ना तोड़ लें। याद रखना, जिस दिन शिक्षा अहंकार बन जाए, उस दिन वो अज्ञान से भी बुरी होती है। गांव में माधव सर के 80वें जन्मदिन पर एक भव्य समारोह रखा गया। उस दिन गांव में इतनी गाड़ियां आईं जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थीं। कोई बड़ा पुलिस अफसर था, कोई जज तो कोई बड़ा व्यापारी। ये सब कभी नंगे पैर माधव सर की पाठशाला में बैठा करते थे। आज हम यहाँ किसी नेता का भाषण सुनने नहीं आए हैं। हम यहाँ उस मिट्टी के चिराग को नमन करने आए हैं जिसने खुद को जलाकर हमें सूरज बनाया। सर, आज हम सब मिलकर आपको कुछ देना चाहते हैं। अविनाश ने इशारा किया। पर्दे हटे और सामने एक विशाल आधुनिक हॉस्पिटल खड़ा दिखा। उसका नाम था माधव स्मृति सेवा संस्थान। सर, आपने कहा था ना कि मेरी माँ इलाज के बिना मर गई थी, इसीलिए मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। आज से इस अस्पताल में कोई माँ इलाज के बिना नहीं मरेगी। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। माधव सर ने अपनी धुंधली आंखों से अपने शिष्यों को देखा। उनकी आत्मा को वो तृप्ति मिल गई थी जिसके लिए उन्होंने आधी सदी तक संघर्ष किया था। उसी रात जब चांद पूरा खिला था, माधव सर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल उस विजेता के चेहरे पर होती है जिसने मौत को भी हरा दिया हो। पूरा गांव उनकी अर्थी के पीछे था। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। नदियां गवाह थीं, पहाड़ गवाह थे कि एक मामूली सा दिखने वाला शिक्षक असल में कितना असाधारण हो सकता है। सच्ची शिक्षा वो नहीं है जो केवल आजीविका कमाना सिखाए, बल्कि वो है जो जीना सिखाए। एक शिक्षक का प्रभाव अनंत होता है। वो कभी नहीं जान सकता कि उसकी सिखाई गई बातें कहाँ जाकर रुकेंगी।